अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अच्छी उपज के लिए मूंगफली की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। रंगीन शिमला मिर्च की खेती कर रहे किसान से मुलाकात। हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में ली जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की बात की जाए तो इसकी खेती शिवपुरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, झाबुआ आदि जिलों में बहुत से किसान भाई बड़े स्तर पर करते हैं। और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो इसकी खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर बुवाई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ अनुराग पटेल। किसान भाइयों, खरीफ का सीज़न प्रारंभ हो गया है। तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली की खेती जो आप लोग करते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम बात आती है, अगर उपयुक्त समय है, बारिश ठीक है, समझ में आपको आ रहा है कि बुआई कर देना चाहिए, तो अब हमें किस्मों का चयन करना चाहिए कि कौन सी किस्म हमें बोना चाहिए। तो इसमें दो प्रकार की किस्में हैं, एक गुच्छे वाली है और एक विस्तारी किस्म है। गुच्छे वाली किस्म जो है वो है, उसमें गुच्छे होते हैं, उसमें बढ़वार ज़्यादा नहीं होती है, और जो विस्तारी किस्म है वो खेत में जो है बढ़ती रहती है। तो मध्य प्रदेश के लिए जैसे ज्योति है, JGN 2 है, 3 है, 23 है। गुजरात की बहुत सारी किस्में हैं, GG जूनागढ़ से निकली हुई किस्में हैं, GG 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 11 है, 12 है, 14 है। इनमें से कोई भी फसल, कोई भी किस्म आप चयन कर सकते हैं। हमें भूमि का चयन करना होता है कि किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। तो मूंगफली जो है विभिन्न प्रकार की भूमियों में हो जाती है, बशर्ते कि इसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मूंगफली के लिए वह भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है जिसमें कैल्शियम तत्व अधिक हो और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो, है जिसका pH 6 से 8 है। तो वह मूंगफली की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि, सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अब बात आती है खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी जो है डीप प्लॉइंग उसकी करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी पलट हल से जुताई अगर हम कर देते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है। खरपतवार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों के जो अंडे हैं, बच्चे हैं, फफूंद हैं, रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, ये सब वहाँ नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब बारिश प्रारंभ होती है, वर्षा चालू हो जाती है, तो हमें उसको हैरो से जोतना चाहिए। हैरो से जोत के खेत के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसमें यदि हम पोषक प्रबंधन की बात करें तो खेत की अंतिम तैयारी के समय 5 टन गोबर की सड़ी हुई, पकी हुई अच्छी खाद,
किसान भाइयों, मूंगफली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की जांच करवाकर जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद भी इसके बेहतर उत्पादन के लिए असिंचित दशा में यूरिया 25 किलो और फास्फोरस 187 किलो प्रति हेक्टेयर, सिंचित दशा में यूरिया 43 किलो और फास्फोरस 443 किलो, जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज की। कितना बीज लगेगा? जो कम विस्तार वाली है किस्में हैं, जो गुच्छेदार वाली हैं, उसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और जो विस्तारी किस्में हैं जिनकी फैलाव ज़्यादा होता है, वो 80 किलोग्राम बीज की दर लेना चाहिए। इसके बाद आती है किसान भाइयों बीजोपचार की। किसान भाइयों, फसल को कीट बीमारियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदीनाशक 2 ग्राम थिरम प्रति किलो बीज उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। बीजों की बुआई समतल भूमि में मशीन के द्वारा की जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसको अवशोषण करने में उसको आसानी होती है, जीवाणु आसानी से खेत में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुआई की। बुआई इसकी लाइन से करते हैं। सामान्य तौर पर 3 लाइनों के बीच 1 लाइन खाली छोड़ देते हैं। गुच्छेदार जो है उसमें 30 गुणे 10, 30 लाइन से लाइन की दूरी और 10 सेंटीमीटर जो है पौध से पौध की दूरी रखते हैं। और जो विस्तारी इसमें है उसमें 45 गुणे 30, 45 लाइन से लाइन और 15 जो है उसमें पौध से पौध की दूरी रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। सामान्य तौर पर इसको रेज्ड बेड या ब्रॉड बेड पर इसकी बुआई करने से किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है। पहले निराई गुराई 20 से 25 दिन पर, इसके बाद आवश्यकता के अनुसार खेत में खरपतवारों को निकालते रहें। इस बात का ध्यान रहे कि मूंगफली में पेंगिंग सुइया की अवस्था पर किसी तरह की निराई गुराई ना करें। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तकनीकियाँ बताई गई, जो छोटे छोटे प्रौद्योगिकियाँ बताई गई, सुझाव दिए गए, इनपुट्स बताए गए, यदि उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फसल अच्छी होगी, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आजकल किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान शैलेंद्र शर्मा से मिलवा रहे हैं, जो पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की प्राकृतिक तकनीक से खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। मैं लगभग अभी 4 सालों से SPH NF सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे पहले हम भी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, केमिकल फार्मिंग होती थी, वो कर रहे थे। लेकिन 2018 में जब सुभाष पालेकर जी हिमाचल में आए और मुझे कृषि विभाग से सौजन्य से ये मौका मिला उनकी ट्रेनिंग का, तो इस SPNF को हमने समझा। उसके बाद हमने इसको धीरे धीरे अपने खेतों में करना शुरू कर दिया और आज लगभग 4 सालों में मैं पूरे ही खेतों में मैं अपना सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है, जिनका सेवन करने से मानव के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और ऐसी फल सब्जियों का किसानों को अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। मेरे पास इस टाइम लगभग 1750 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस जो है अभी तक जिसमें मेरी फसल लग चुकी है और 500 स्क्वायर मीटर मेरे पॉली हाउस अभी बने हैं, जिसमें भी 2-3 दिनों मेरी नई फसल लग जाएगी। तो लगभग 2250 स्क्वायर मीटर एरिया मेरे पास है। अभी मेरे पास 1750 स्क्वायर मीटर में रेड येलो कैप्सिकम लगी है। ये जो हमारा सीड है, ये इम्प्रेशन और पछाता एक वैरायटी है, वो हमने लगाया है। ये सीड लगभग नियर अबाउट आपका 6200-400 रुपये का पैकेट है ये, लेकिन हम इसकी प्लांट ही हम इसका परचेज़ करते हैं
तो 10 रुपये का हमें प्लांट ये पड़ता है। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है कि इसका लाइफ शैले ज़्यादा है और इसका साइज़ भी अच्छा है और वेट इसका ज़्यादा है। ये जो हमने इसको प्लांटेशन किया था, हमने मार्च में इसका प्लांटेशन किया था। ये आपका मार्च को ये पॉली हाउस में लगाया था। और इससे पहले तो अगर हम केमिकल खेती की बात करें, उससे पहले तो हम इसमें जैसे खादें डालते थे। लेकिन अभी 4 सालों से क्या है कि जब हम ये पौध लगाते हैं तो इससे पहले हम इसमें धन जीवामृत डालते हैं और एक छिड़काव पहले जीवामृत खट्टी लस्सी का करते हैं और फिर इसको हम बेड दे के लगा देते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें लाइन टू लाइन अगर ये हम बात करें तो 1.5 फुट का है और जो चलने वाली जगह है उसका 2.5 फुट का एरिया है और जो प्लांट टू प्लांट है वो 1 फुट का एरिया है। फिर इसमें एक बात कि आपका जब पौधा थोड़ा बड़ा जाता है फिर इसमें आपके धागे हमें इसमें बांधने होते हैं। फिर इसमें हम धागा बांधते हैं और एक प्लांट में हम लगभग 4 टहनियाँ रखते हैं और बाकी के हम सारे उसको नोचिंग करके तोड़ देते हैं। यह किसान भाई अपने पॉली हाउस में लगी रंगीन शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन सी प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं और इनको तैयार किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। तो ये जो खेती है ये प्योरली है गौ आधारित खेती है। ये खेती पूरी गाय के ऊपर आधारित है। इसमें जितने भी आपके स्प्रे के लिए घटक बनने हैं वो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही बनने हैं। और जितना ये अपना हम घटक बनाते हैं वो जो अगर हम डालने का शेड्यूल या बनाने का शेड्यूल है तो जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि हम इसमें आप लगाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। अगर मैं धन जीवामृत की बात करूं तो धन जीवामृत में बनाने का शेड्यूल आप गोबर ले लो देसी गाय का गौमूत्र ले लो, उसमें गुड़ ले लो, बेसन ले लो और कहीं पेड़ के नीचे की मिट्टी या खेत के मेड़ की मिट्टी जहाँ केमिकल ना हो उसको मिला के एक बोरी से ढक के उसको हम बनाते हैं और खाद के रूप में उसको हम खेत में डाल देते हैं। दूसरी हम बात करें जीवामृत की तो जीवामृत में भी अगर हम बात करें देसी गाय का गौमूत्र डलना है, गोबर डलना है और तीसरा इसमें 1 किलो गुड़ डल जाएगा, 1 किलो बेसन डल जाएगा, पेड़ के नीचे की मिट्टी या खेत के मेड़ की मिट्टी उसमें डलनी है और आपको उसमें ड्रिप के द्वारा या स्प्रे के द्वारा उसको आप उसमें डाल सकते हो। तो अगर हम बात करें जैसे हम जीवामृत डालने की बात करें, धन जीवामृत डालने की बात करें तो वहाँ मैंने अपना गौशाला बनाई है और गौशाला के नीचे ही हमने बिल्कुल संसाधन भंडार बनाया है जहाँ हम अपनी दवाइयाँ बनाते हैं। और मैंने इसको इतना आसान बनाया है कि अगर आप वहाँ देखें कि आप अपने गौशाला से अगर गोबर फेंकेंगे तो आपका सीधा संसाधन भंडार में आ जाएगा। दूसरी गौमूत्र आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गौशाला में पाइप लगाई है और सीधा वो गौमूत्र जो है संसाधन भंडार में आसानी से आ जाता है। अब वहाँ से आसानी से आप गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके आप दवाइयाँ बना सकते हो। और उसी संसाधन भंडार के नीचे हमने टैंक बनाया है और वो टैंक के ऊपर मोटर लगा के पूरे पॉली हाउस में एक स्विच दबा के दवाई वहाँ से आप पूरे पॉली हाउस में आप डाल सकते हो। अब हमने मान लो स्प्रे करनी है, कोई भी घटक हमने स्प्रे करनी है, जैसे मान लो हमारे फंगस लगी है या न्यूट्रिशन के लिए हमने स्प्रे करनी है तो जीवामृत घोला, वहाँ हमने छाना और वहीं से पावर स्प्रे से सारे जगह को एक ही जगह से हमने स्प्रे कर दी। अब तीसरी बात करते हैं, हमारे कोई कीड़ा लग गया तो वहीं हमने अग्निअस्त्र बनाया होता है, नीम अस्त्र बनाया होता है तो उसको वहीं छान के ड्रम में भर के पावर स्प्रे से एक ही जगह से हम पाइप पंप रख के पूरे पॉली हाउस में वहाँ से स्प्रे कर देते हैं। और इसके बाद अब इसमें अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है। आज आप हमारे पास आए हैं तो आज मेरा फर्स्ट डे इसमें हार्वेस्टिंग का है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमारे पर प्लांट की एवरेज हम क्या लेते हैं तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारी लगभग 2 किलो की एवरेज इसमें आती है पर प्लांट में। और अगर हम इसका मूल्य लगाएं तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि 150 रुपये रेट है और आने वाले टाइम में लगभग 100 रुपये बिक सकता है, 50 बिक सकता है और 20 बिक सकता है। लेकिन जो अभी पिछले 3-4 सालों से हुआ है इसमें एवरेज आप 7-8 लाख से लेके 10-12 लाख तक हमारे को इसमें मिला है। खर्चे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला खर्चा तो हमारा पौध का है। अब मेरा इसमें अभी 8,000 प्लांट हमारा लगा है, 80,000 की मेरी पौधा आई है। दूसरा खर्चा क्या है कि इसमें हमारी पेटियाँ आती हैं तो हमारे को जो पेटी है 60 रुपये की पेटी एक खाली बॉक्स पड़ता है। तीसरा बात करें किराए की, यहाँ से दिल्ली का किराया जो है वो भी 70-80 रुपये हमारा पर पेटी खर्चा लग जाता है। तो इसमें SPNF करने से हमारे को एक ये बेनिफिट हुआ है कि एक तो हम शुद्ध खा रहे हैं, दूसरा हम जो हमारा स्वास्थ्य है, हम स्प्रे करते हैं केमिकल की अगर स्प्रे करते हैं तो उससे नुकसान है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि गौमूत्र और गोबर है या नीम के पत्ते उसमें डले हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें डली हैं, गुड़ डला है, बेसन डला है, वो फ़ायदा है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो हम मार्केट में इससे पहले मैं केमिकल खेती कर रहा तो इस पॉली हाउस का ही खर्चा मेरा
1 लाख से ऊपर का था खाद और स्प्रे का, वो शुद्ध हमारा बच गया है। तो ये मैं एवरेज जो अगर बताऊं आपको तो मेरा साल का लगभग 7 लाख से लेके 10 और 12 लाख तक एवरेज आती है। इस साल शायद बढ़ जाए क्योंकि मेरे पॉलिहाउस और बड़े हैं, मैंने 500 स्क्वायर मीटर अपना एरिया बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनहरा, जिला जबलपुर के कृषक अशोक चौरसिया ने। ये नए पान बरेजा में बेलों की रोपण तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अशोक चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। बरेजा बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप नया बरेजा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊंची ज़मीन होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। ऊसर ज़मीन या जो है अल्कलाइन क्षारीय ज़मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ऊंचे पर होना चाहिए और मटियार चिकनी मिट्टी युक्त हो तो बहुत अच्छा है ज़मीन। नहीं तो आप बाहर से चिकनी मिट्टी पोखर से ला करके अगर बलुई या बलुई दोमट है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में सुधार कर लेना चाहिए। बरेजा बनाने से पहले खेत की पहली जुताई मई जून माह में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खत्म हो जाए। बरेजा बनाने से 25 दिन पहले फावड़े से गुड़ाई करके देसी हल से आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी करनी चाहिए। तो कैसे बरेजा का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या इसमें पदार्थ रखते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। आमतौर इसमें बांस और फूस और इकड़ी का ही खेल होता है। तो इसी से हम बरेजा तैयार करते हैं और ऊपर इस पर छत तैयार करते हैं। छत का मतलब जो है ज़्यादा वो नहीं, बांस का जाली बना करके उस पर खरपतवार को रखते जाते हैं। इससे होता है कि धूप की रक्षा होती है पौधों की, और बरसात में हैवी जो बरसात होती है तो बूंद जो है उसके ऊपर जब पड़ती है छप्पर फूस के ऊपर तो बंट करके छोटी छोटी बूंदें हो जाती है और पौधों पर पड़ती है। और आपको अगर पुराना बरेजा है तो इसकी टाटी जो किनारे किनारे लगी उसको मजबूत कर देना चाहिए, उसमें नया कर देना चाहिए और इसका जो है बांस वगैरह को जो ठीक से गाड़ देना चाहिए। और छत के ऊपर अगर कहीं पर खरपतवार की कमी है तो उस पर फूस विशेष करके जो है सरपत मूंज जो होता है इकड़ी का पत्ती उसको डालना चाहिए। गन्ने का भी पत्ती डाल सकते हैं या पुआल को भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम फूस उसमें डाल करके बरसात के पहले दुरुस्त कर देते हैं। इससे हमको जो है कड़ी धूप और बरसात से पौधों की रक्षा होती है। बरेजा बनाने के बाद उसके भीतर से कूड़ा करकट अच्छी तरह साफ कर दे और कुदाल से गहरी गुड़ाई करके वहां थोड़ी कलई यानी चूना डस्ट बुरक दें और अच्छी तराई करें। कुदाल से दोबारा मिट्टी ऊपर उठाएं और क्यारियों की तैयारी के बाद 0.25% बोर्डो मिश्रण घोल डालें। ऐसा करने से जमीन में पैदा होने वाले रोगों से बचाव हो जाता है और जमीन अच्छी तरह से साफ हो जाती है। यूं तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मघई और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी, 50 सेंटीमीटर की नाली मेड़ी जिस तरह अपने एरिया में करना चाहते हैं और उसको आप बना लेते हैं। मेड़ी की लंबाई 4-5 मीटर से लेकर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जो है बनाना चाहिए नाली मेड़ी। और मेड़ी पर आप पान के कटिंग्स जो होता है बीच वाले जो होता है किसी पुराने उसे बरेजा से जहाँ पान लगा वहाँ से आप खरीद करके मांग करके ले आएँ और उसमें जो है 2-2 गांठ का जो है वो कलम काट लें। उनको जो है इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड होता है जैसे डायथेनियम 45 इस तरह जो घोल होता है उसको 3 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी नाद या बाल्टी में तैयार कर लें। उसमें जो है उसके जो कटिंग्स होता है उसको डुबो लें और
मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए, इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए और एक गांठ ऊपर रहे। इस तरह से आप लगाते हुए चले जाइए। 2 लाइन 15-15 सेंटीमीटर पर, लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर, और पीछे पीछे एक आदमी हजारा या झरना से उस पर पानी देता चला जाए, फुहारा से। जहाँ तक पान की खेती में उर्वरकों की बात है तो पान के सालों भर अच्छे उत्पादन हेतु 200 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम डीएपी और 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, उड़द, दूध, दही व मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का खली 50 से 60 क्विंटल और नीम की खली 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।